नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। तेलंगाना में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है निज़ामाबाद। आप सभी लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। और ये निज़ामाबाद जिस जगह पर लोकेटेड है उसमें तेलंगाना के दूसरे ज़िले तो इस ज़िले की सीमा के साथ लगते ही हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र के एक और ज़िला नांदेड़ के साथ लगता है। कुल मिलाकर नांदेड़ और निज़ामाबाद नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, और चूंकि दोनों ज़िले आसपास लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं, तो दोनों ज़िलों के लोग बॉर्डर क्रॉस करके एक राज्य से दूसरे राज्य में कामकाज के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। इन इलाकों का कल्चर काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता भी है। तो इसी निज़ामाबाद ज़िले में नांदेड़ से सटा हुआ एक ऐसा इलाका है जहाँ से एक नहर बहती है, और ये नहर जो है हरे भरे खेतों के बीच से होकर बहती है। 29 जनवरी की दोपहर के वक्त अचानक इस नहर में छपाक से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई। खेतों में जो किसान काम कर रहे थे उनके कानों में ये आवाज़ पड़ी, लेकिन जो भी किसान थे वो काम काज छोड़कर नहर की तरफ देखने लगे कि उन्हें पता चले कि भाई कौन सी चीज़ नहर में गिरी, क्या वहाँ कोई इंसान है, क्या किसी ने कुछ फेंका। किसान ये जानना चाहते थे, उनमें जिज्ञासा थी। तो उन्हें दूर से कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका से कुछ एक किसान खेत में अपना कामकाज छोड़कर नहर की तरफ दौड़े। वहाँ कोई भी शख्स, कोई भी आदमी किसी भी किसान को नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ, पानी में एक 5-6 साल की बच्ची बहती हुई नजर आई, जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए तेज़ी से हाथ पांव मार रही थी। अब नहर का बहाव काफ़ी तेज़ था, तो किसान जो है वो फ़ौरन एक्शन मोड में आए और उन्होंने इस बच्ची को बचाने की कोशिश शुरू की। एक एक करके 2-3 लोगों ने पानी में छलांग लगाई जिन्हें तैरना आता था, और किसी तरह से उन्होंने इस बच्ची को बाहर निकाल लिया। लेकिन ये काम तुरंत विदिन सेकेंड्स नहीं हो पाया, और ऑब्वियस है रिएक्ट करना, जाना, आइडेंटिफाई करना, नहर में कूदना उतनी तेज़ धार में, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। कम से कम 10-12 मिनट इस पूरे एक्सरसाइज को कैरी करने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बच्ची को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। चूँकि बिल्कुल ताज़ा मामला था, मतलब तुरंत ही ये घटना हुई थी, तो बच्ची के बॉडी में कोई राइगर मोटिस या कोई स्वेलिंग जैसी चीज़ नहीं थी। यानी मृत्यु के बाद कई घंटे गुजरने के बाद जिस तरह से अकड़न वाली स्थिति होती है, वो अकड़न नहीं थी, या कोई सूजन नहीं था। जो बॉडी थी या जो बच्ची की हालत थी, उसे देखकर साफ साफ पहचाना जा सकता था, आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि ये बच्ची कौन है। उसका चेहरा भी इंटैक्ट था। तो गांव वालों ने इसके बारे में फ़ौरन निज़ामाबाद की जो पुलिस है उसे जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने भी बच्ची को देखा, गांव वालों की तारीफ़ की। लेकिन दुर्भाग्यजनक या दुखद बात ये थी कि गांव वाले लाख कोशिश करने के बावजूद इस 6 साल की बच्ची को बचा नहीं सके। गांव वालों के साथ साथ पुलिस भी इस सोच में पड़ गई कि ये बच्ची अचानक इस नहर में कहाँ से गिरी। क्या वो खुद कूदी या किसी ने उसे धकेल दिया? बच्ची कहाँ की रहने वाली है? किसानों से जब पूछताछ हुई, जो आसपास के गाँव के थे और आसपास के खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो इस बच्ची को उन्होंने कभी नहीं देखा और वो इसे पहचानते भी नहीं हैं। तो ये अपने आप में एक संकेत था इस बात की तरफ कि वो बच्ची कहीं दूर दराज की या बाहर इलाके की रहने वाली थी। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन करने का फैसला किया, क्योंकि एक बच्चे की मौत का मामला था, और वो भी मौत ऐसी वैसी नहीं बल्कि अननेचुरल डेथ। इसके पीछे बच्ची का खुद ऊपर से नीचे गिर जाना या किसी का गिरा देना, कोई भी वजह हो सकती थी। तो पुलिस ने इस मामले में एक अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया, निज़ामाबाद पुलिस ने, तेलंगाना की पुलिस ने। और बच्ची की कई सारी तस्वीरें, खासकर बच्ची के शव की कई सारी तस्वीरें पुलिस ने क्लिक की। और क्लिक करने के बाद निज़ामाबाद ज़िले के जो अलग अलग पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पर तो इस तस्वीर को सर्कुलेट किया ही। चूँकि निज़ामाबाद के पड़ोस में महाराष्ट्र का नांदेड़ ज़िला भी पड़ता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो नांदेड़ पुलिस के साथ भी निज़ामाबाद पुलिस ने बच्ची की तस्वीरें शेयर की और उसे पूरे आसपास के इलाकों में व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट किया गया। पुलिस ये जानना चाहती थी कि ये बच्ची जो है वो किसकी है और कैसे इस एक्सीडेंट का या हादसे का शिकार हुई है।
पुलिस अभी इस छानबीन में लगी थी। तब तक जो नांदेड़ की पुलिस है उसने जब इस बच्ची की तस्वीर को देखी तो नांदेड़ पुलिस ने अपने इलाके में इस बच्ची की तस्वीरों को सर्कुलेट किया। और जब बच्ची की तस्वीरों को सर्कुलेट किया गया तो नांदेड़ महाराष्ट्र में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है केरूर। तो उस केरूर कस्बे में रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है पांडुरंग कोंडमंगले। ये बताया गया कि ये बच्ची पांडुरंग कोंडमंगले की बेटी है। पुलिस ने पांडुरंग कोंडमंगले के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता किया तो पता चला कि पांडुरंग कोंडमंगले जो है वो एक सैलून चलाता है, और विराट हेयर कटिंग सैलून के नाम से। और उसके कुल 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में एक बच्ची ये भी है, और ये बच्ची जो है उसी 29 तारीख से ही जो है वो गायब है या गायब थी, क्योंकि अब तो उसकी डेथ हो गई थी तो थी बोलना ठीक होगा। और पांडुरंग ने बाकायदा अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कराई थी, और उसने बताया था कि वो निज़ामाबाद जा रहा था, रास्ते में उसकी बेटी बच्ची छोटी जो है वो कहीं खो गई। जब पुलिस को ये बात पता चली, केरूर पुलिस को, तो उसने पांडुरंग कोंडमंगले को बुलाया और बच्ची की तस्वीरें दिखाई और ये भी बताया कि निज़ामाबाद में तुम्हारी बेटी का शव मिला है। तो पांडुरंग के साथ साथ पांडुरंग के घर में जो दूसरे मेंबर्स थे वो सारे बहुत द्रवित हो गए, विचलित हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि ये बच्ची जो है वो पांडुरंग को जो जुड़वा बेटियां थी उनमें से बड़ी बेटी थी, यानी घर की सबसे बड़ी बेटी। 6 साल महज उसकी उम्र थी, और पांडुरंग को एक बेटा भी है जिसकी उम्र है 3 साल। तो कुल मिलाकर पांडुरंग और उसकी पत्नी को 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों में जुड़वा बेटी पहले थी जिसमें से ये बड़ी बेटी थी, अब इसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वाले बहुत दुखी हुए, रोने लग गए। और चूंकि बच्ची गायब हुई थी और ख़ुद पांडुरंग ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, तो पुलिस ने पांडुरंग से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने पूछा कि भाई तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साथ कब तक थी, कब तुमने उसको देखा था, कहाँ छोड़ा था। तो पांडुरंग और घर वालों ने ये बताया कि निज़ामाबाद में उसे 29 तारीख को कोई काम था और वो निज़ामाबाद के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने अपनी बच्ची को कुछ देर के लिए गाड़ी से उतारा था, किसी काम से वो कहीं गया था, और जब तक वो लौट कर आया तब तक बच्ची गायब थी। ये बात पांडुरंग ने पुलिस को बताई। लेकिन पुलिस ने जब पांडुरंग से पूछा कि भाई वो कौन सा लोकेशन था जहां तुमने बच्ची को उतारा था और तुम किससे मिलने गए थे, बच्ची को जब तुम साथ लेकर निज़ामाबाद तेलंगाना के लिए निकले थे अपनी बाइक पर, तो फिर तुमने बच्ची को एक पर्टिकुलर जगह पर क्यों छोड़ दिया, उसका ख्याल क्यों नहीं रखा, और वापस जब आए तो तुमने क्या देखा, तुमने उसी वक्त शोर क्यों नहीं मचाया, आसपास के लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। ये सारे सवाल पांडुरंग कोंडमंगले से तेलंगाना की पुलिस और साथ में जो नांदेड़ की पुलिस है वो करने लगी। और इन सवालों के चक्कर में पांडुरंग ऐसे उलझा कि उसने पुलिस को एक एक करके 7-8 कहानियां सुना दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने पुलिस को पहले तो ये बताया कि प्राची जो है वो इलाज के लिए उसको कहीं हमने भेजा है, जबकि एक तरफ उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी और दूसरी तरफ उसने बताया कि इलाज के लिए हमने किसी डेस्टिनेशन पर उसको भेज रखा है। लेकिन वो डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ भेजा है, किसके पास भेजा है, इसका जवाब उसके पास नहीं था। इसी तरह से उसकी गुमशुदगी को लेकर भी पांडुरंग ने कई कहानियाँ पुलिस को सुनाई। और जब पुलिस को समझ में आ गया कि ये पिता जो है लगातार झूठ बोल रहा है, अलग अलग कहानियाँ सुना रहा है बच्ची की गुमशुदगी को लेकर, तो फिर पुलिस ने उसके साथ सख्ती करने की शुरुआत की। 28 साल के पांडुरंग से जब पुलिस ने सख्ती की तो आखिरकार उसने मान लिया कि उसी ने अपनी बेटी प्राची कोंडमंगले की हत्या की है। महज 6 साल की एक बेटी की हत्या, जिसे उसने पुल के ऊपर से नीचे तेज धार वाली नहर में धकेल दिया था। और वक्त था दोपहर का, तारीख थी 29 जनवरी, जब वो छपाक की आवाज़ हुई थी जो किसानों के कानों में पड़ी थी। उस समय तक पांडुरंग वहाँ पर था, लेकिन उसने बच्ची को धक्का देने के तुरंत बाद वहाँ से वो निकल गया और किसानों ने उसको देखा नहीं, पता भी नहीं चला। अब सवाल यह है कि एक पिता ने इतनी जघन्य वारदात को अंजाम क्यों दिया, और वो भी इतनी प्यारी फूल सी बच्ची जो जुड़वा बेटियां हैं, उससे आप समझिए कि पिता को या माता को कितना लगाव होता होगा। एक बाप ने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? तो जब पुलिस ने इसके लिए उससे सवाल जवाब की शुरुआत की तो उसने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर आपको हैरानी होगी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब ये कहानी सुनी तो मेरे लिए भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। इस आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी।
पांडुरंग कोंडमंगले की। वो चलाता तो था एक नाई की छोटी मोटी दुकान, लेकिन वो अपने गांव का सरपंच बनना चाहता था। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत को चुनाव होने को हैं और मेरे ख्याल से इसी साल जून जुलाई के महीने में ये चुनाव निर्धारित है। अब एक शर्त ये है चुनाव लड़ने की कि जो भी आदमी सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ेगा उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और पांडुरंग कोंडमंगले के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे थे। इनमें 2 जुड़वा बेटियां 6 साल की और एक बेटा 3 साल का। पांडुरंग को चूंकि हसरत थी, या हसरत वर्ड भी ठीक नहीं हुआ, मैं तो कहूँगा हवस थी कि वो नेता बन जाए, सरपंच बन जाए। ऐसे नेता क्या भला करेंगे जनता का, ये तो घोटाला करने या लूट मार करने के लिए ही नेता बनेंगे। तो पांडुरंग ऐसा ही नेता बनना चाहता था। और लेकिन उसे जब ये पता चला कि वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि उसे 3 बच्चे हैं, तो वो बड़ा हताश हो गया। उसने इसके बाद गांव के जो मौजूदा सरपंच है, उसका नाम है गणेश शिंदे, उससे बातचीत की और बातचीत करके ये कहा कि गणेश भाई, मैं सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तो मुश्किल है, रास्ते में अड़चन है क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, 3 बच्चे हैं, क्या करूं मैं। तो गणेश चूंकि पांडुरंग का दोस्त था, तो गणेश ने भी अपना दिमाग दौड़ाया और उसने पांडुरंग से कहा कि एक काम करो, तुम अपनी बच्ची को कहीं छोड़कर चले आओ, किसी दूर दराज के इलाके में, किसी शहर में या किसी अनजान जगह पर, गांव पर। पांडुरंग को एक बार को लगा कि हाँ ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बच्ची वापस आ गई तो। इतना नामुराद और मैं कहूँगा बेशर्म बेहया किस्म का यह इंसान था कि इसे इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं हुई कि बच्ची के साथ क्या गुजरेगी अगर बच्ची को कहीं लावारिस किसी जगह पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसे इस बात की चिंता थी कि बच्ची अगर वापस लौट आई तो क्या करेंगे। तो उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी। तो उसने फिर गणेश शिंदे ने उसे जो आइडिया दिया था, उसने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। तो फिर गणेश ने कहा कि अच्छा एक काम और कर सकते हो, तुम एक काम करो कि अपनी बच्ची को किसी को गोद दे दो, नाते रिश्तेदार को या किसी दोस्त जानने वाले को। तो पांडुरंग को ये आइडिया सही लगा, लेकिन उसने जब क्रॉस चेक किया तो पता चला गोद देने से नहीं चलेगा, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फादर है इस बच्ची का और बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट में, जुड़वा बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट में उसका पिता के तौर पर नाम मेंशन है। फिर 3 साल का एक बेटा भी है, उसके भी पिता के तौर पर उसका नाम मेंशन है। तो चाहे वो गोद दे दे या कुछ भी हो, लेकिन चूंकि वो 3 बच्चों का पिता है तो इसीलिए उसको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। ये प्लान भी एक तरह से फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो पांडुरंग ने फिर से गणेश शिंदे के साथ बातचीत की और दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि अगर उसका एक बच्चा कम हो जाए तो शायद जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दुनिया में ही नहीं होगा, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा और फिर जो है वो चुनाव लड़ सकता है। अब दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और फिर पांडुरंग ने सोचा कि ऐसे बच्ची की हत्या करनी होगी जिससे वो मौत जो है वो एक्सीडेंट लगे, क्योंकि मर्डर लगने से तो चलेगा नहीं। इसी प्लानिंग के तहत वो 29 जनवरी को अपनी बेटी को अपनी बाइक पर बिठाकर निज़ामाबाद के लिए निकला, किसी काम के बहाने से घर में बता कर गया और उसके बाद बेटी को वो नहर के में धकेल कर पुल के ऊपर से फरार हो गया और घर में आकर उसने स्टोरी सुना दी कि बेटी खो गई। उसे ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल जब बेटी की लाश बरामद होगी नहर में पानी में बहती हुई, तो लोग उसे एक्सीडेंट ही समझेंगे और वो तो बता देगा कि हमने तो पहले ही गुमशुदगी बता रखी है, रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है, वो रोने पिटने लगेगा और इस हिसाब से वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और जब एक्सीडेंट में एक बच्ची की मौत हो जाएगी तो वो सिर्फ 2 बच्चों का पिता रह जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और इसके बाद वो आसानी से चुनाव लड़ पाएगा। तो ये उसके शातिर दिमाग की प्लानिंग थी और इसी प्लान के तहत उसने 6 साल की छोटी सी बच्ची प्राची को नहर के ऊपर से पानी में धकेल दिया, पुल के ऊपर से पानी में धकेल दिया। आप सोचिए कि उस बच्ची के दिमाग में उस वक्त क्या गुजरी होगी जब वो पानी में गिर रही होगी या गिर गई होगी, उसे कितना बड़ा सदमा लगा होगा। मुझे लगता है डूब कर तो वो बाद में मरी होगी, उसकी जान पहले ही चली गई होगी जब उसने ये रियलाइज़ किया होगा कि पापा के शक्ल में असल में एक हैवान, एक दरिंदा उसके साथ है और उस दरिंदे ने उसे नहर के पानी में धक्का दे दिया है। मुझे तो लगता है कि कुछ देर के लिए शायद बच्ची सोच भी ना पाई हो, उसे तो लगा होगा कि पापा ने आउट ऑफ फन धक्का दे दिया होगा या गलती से गिर गई होंगी, पापा बचाने आएंगे। लेकिन ये पापा इतना बड़ा हैवान था कि इसके बारे में सोच सोच कर मैं हैरान हूँ। तो खैर, अब ऐसे लोगों की जगह जाहिर सी बात है समाज में तो होनी नहीं चाहिए,
इसे कड़ी सज़ा मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक्स टू निज़ामाबाद एंड नांदेड़ पुलिस और थैंक्स टू लोकल पीपल जिन्होंने उस बच्ची को जिंदा न सही मुर्दा ही उसके डेड बॉडी को रिकवर किया और बच्ची की तस्वीरें सर्कुलेट करके आखिरकार इस भयानक साजिश पर से पर्दा उठाने में पुलिस की मदद की। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की क्लासिक कहानी थी, जिसमें बेंगलुरु में आज से कोई 20 या 24 साल पहले एक डबल मर्डर के मामले का पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और उस मामले में ऐसे ऐसे तथ्य पुलिस के सामने आए थे कि जिसकी जांच करते हुए पुलिस को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस ने जो कातिल था उसके एक उंगली के आउट ऑफ द प्रोपोर्शन डैमेज होने और मोटी होने की वजह से पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और एक एसटीडी कोड, जो बेंगलुरु का एसटीडी कोड है 080, कभी ये बड़ा सिग्निफिकेंट था। एक शहर से दूसरे शहर फ़ोन करने के लिए पब्लिक टेलीफोन बूथ से अक्सर लोग एसटीडी कोड डायल किया करते थे। वो कोड जो है उस मर्डर केस को सॉल्व करने में बहुत कारगर साबित हुआ। तो क्या थी वो मर्डर स्टोरी, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर क्राइम तक में सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। जगदीश चंडीगढ़ जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि सभी रिश्तों में विश्वास और मान सम्मान आज की तारीख में ख़त्म होता जा रहा है। इन्होंने बात बिल्कुल सही कही है। आज की कहानी में तो इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक बाप अपनी छोटी सी 6 साल की बेटी की हत्या कर दे, और वो भी तब जब बेटी, एक होता है ना कि बेटी बड़ी हो गई, उससे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, बेटी बाप को गालियाँ दे रही है, या मतलब जिसे कहते हैं ना कि रिश्तों में बड़ी कड़वाहट घुल गई है, बाप ने बेटी की हत्या कर दी। लॉजिकल तो ये भी नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आती है कि हाँ रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे। 6 साल की इतनी छोटी फूल सी बच्ची, उसका क्या दोष, उसकी हत्या कर दी। शिव कुमार ने भी कमेंट किया है, जय श्री राम। उन्होंने कहा है बहुत बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद आगे ज़ेरोज़ ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ज़ेरोज़ नाम होता है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अफरोज़ हो। मोहम्मद जोरेज़ लिखा हुआ है। एनीवे, बहुत स्वागत आपका बंधुवर, बहुत धन्यवाद। बहुत दिन के बाद आपको सुना, अच्छा लगा, इन्होंने ऐसा कहा है। रेखा बभोर ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। और तिल्लोत्तमा चक्रवर्ती ने कमेंट किया है। नाम इटसेल्फ स्पीक्स की ये बंगाली है। इन्होंने ये बताया है कि इनकी 10 साल की बेटी जो है वो क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रही है और मैं उसे विश करूं उसके एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी ओर से वेरी बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ आपकी बेटी पास करे और आपका और पूरे स्कूल का नाम रोशन करे और लाइफ में, करियर में वो बहुत सक्सेसफुल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ और मेरी ओर से शुभकामनाएं। इसके अलावा अनस प्ले टाइम ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि स्टोरी आपके सुनाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। मीक माही ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सर प्लीज़ कोई एक टाइम फिक्स कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। आमतौर पर तो जो मेरा शेड्यूल्ड टाइम है वो शाम के 7 बजे है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दफ्तर में कभी वर्कलोड ज़्यादा कभी कम, उस वजह से उस डेडलाइन को मैं ब्रीच हो जाता है, वो कई बार चाह कर भी वो हो नहीं पाता। तो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर 7 बजे नहीं तो थोड़ी देर बाद चेक कर लिया करें, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा MP सिंह साहब ने कमेंट किया है, होमी राय का कमेंट है, मीनाक्षी सोलंकी का कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी रेगुलर लिसनर कमेंट भी करते हैं और इन्होंने कहा है, राघवेंद्र तिवारी ने भी कमेंट किया है। अजरा खान ब्लॉक प्रिंट के नाम से एक ID है, इन्होंने कहा है कि सर मैं आपकी सारी स्टोरी देखता हूँ और काम करता रहता हूँ सिलाई मशीन चलाते चलाते। ओके, ये टेलरिंग का काम करते हैं और ये मेरी स्टोरी सुनते हैं, इनका ये कहना है। महिपाल सिंह जी ने तो बहुत ज़बरदस्त टाइप का कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि सर आपने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है या वाकई हैंडसम बन गए हो। ओ थैंक यू वेरी मच। ना तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है और ना अलग से हैंडसम बना हूँ, बस जैसा हूँ आपके सामने हूँ। भास्कर अरगड़े साहब ने भी कमेंट किया है, गुड वाइब्स ऑफ हैप्पीनेस के नाम से एक ID उन्होंने कमेंट किया है। शमीम अहमद साहब हैं, SRZ क्रिएशन है, जिशान क्रिएशन ऑफिशियल बिग फ़ैन, इन्होंने अपने आप को लिखा है। गुरदीप सिंह संधू साहब AK के नाम से एक ID उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि कभी हमारा भी नाम ले लीजिए सर जी, 26th कमेंट सो फार। AK SB8ZJ के नाम से इनकी ID है। अब बताइए ID इतनी टफ है, नाम लिखा होता दोस्त, आपने कहा है कि नाम ले लीजिए, नाम कहाँ है, नाम ही तो नहीं मिल पाया। दुष्यंत भादु
जो हैं डॉक्टर भादु के बेटे हैं और इन्होंने कहा है कि मैं दुष्यंत का नाम ज़रूर लूँ। तो बिल्कुल मैं लेना चाहता हूँ और आपके बेटे को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो जीवन में बहुत कामयाब हो और आपका सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाए। संतोष कुमार ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि आप बीच बीच में ईद का चांद कैसे बन जाते हो। मैं आपकी बात समझता हूँ। ईद का चांद तो नहीं मैं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि मैं इतना भी गायब नहीं होता हूँ। अभी तो 2 दिन वीकेंड था तो नहीं आया था, फिर कल मंडे था तो कल मैं आपकी खिदमत में था, अपनी स्टोरी में कमेंट किया। आज ट्यूसडे है तो आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो फिलहाल इतना ही। और इसके अलावा श्योरान साहब ने भी कमेंट किया है, चाचू श्योरान के नाम से एक आईडी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सारे लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, मैं फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कोई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा और आप लोगों के जवाब का और प्रत्युत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।